नमस्कार, एपीएल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय और आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। आज हम मौजूद हैं कानपुर में। यहाँ से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के दिल में आखिरकार 2017 के लिए क्या चल रहा है। जनता अपने नेता से क्या चाहती है, पॉलिटिकल पार्टियों से क्या उम्मीदें हैं और किस आधार पे 2017 का वो चुनाव लड़ना चाहती है। उसके लिए खास तौर पे 4 अलग अलग दलों के राजनीतिक दल के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने अपने दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही कानपुर की जो जनता है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछेगी और समाधान ढूंढने की कोशिश करेगी। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं कानपुर की नगरी से, जो अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां उनके नेताओं से। सबसे पहले सुनील बाबू साहब हैं, जो कि बीएसपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बीएसपी का पक्ष रखेंगे। साथ ही रघुनंदन भदौरिया साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कानपुर के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। साथ ही शैलेंद्र दीक्षित साहब हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और रोमिला सिंह जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी। सबसे बड़ी बात है कि तो अभी तक इनकी सरकार चली, दोबारा सत्ता में वापसी की बात कर रही हैं, तो आखिरकार काम किस तरीके से बोल रहा है उसका विवरण करेंगे। सबसे पहले सुनील बाबू साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो सरकार चल रही है उसके काम से कितना आप सहमत हैं, क्योंकि ये कहते हैं काम बोलता है। आप क्या कहना चाहते हैं? काम जैसा दिख रहा है ये तो आप ही को पता है कि समाजवादी पार्टी आपस में परिवार में लड़ी जा रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना परिवार नहीं संभाल पा रही तो उत्तर प्रदेश क्या संभालेगी। ये पिछले 4 सालों में आपने देख लिया, 4 क्या हमें लगता है 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं दिख रहा। जो भी योजनाएं आज माननीय अखिलेश जी प्रेषित कर रहे हैं, ये सब योजनाएं पिछली सरकार बहुजन समाज पार्टी में ये योजनाएं चल चुकी थी, उसका स्वरूप इन्होंने बदल दिया है। चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे आवासीय योजना हो, लेकिन एक भी किसी गरीब को आवास आज तक नहीं मिला है इन 5 सालों के अंदर। माननीय बहन जी उदाहरण है कि कानपुर में 3000 मकान उन ऐसे गरीबों को दिया जिनके रहने का ठिकाना नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं थी। हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, यहाँ की जनता जानती है। चाहे सजारी गांव है, चाहे शताब्दी नगर हो, आज भी काशीराम आवासीय योजना में वो गरीब तबका रह रहा है। अब ये कैसे सरकार ला रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पिछली सरकार आज भी जनता की जबान पर है, इससे अच्छी पिछली सरकार, इससे अच्छी बहन जी की सरकार। माननीय बहन जी ने काम किया है, कुशल नेतृत्व किया उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया है, गुंडा राज खत्म किया है। आज हमें बताने की जरूरत नहीं, यहाँ की जनता, कानपुर की जनता जान रही है। हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कहती है करती है। आज मुसलमानों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, सरकार बनाई है, लेकिन आज उनके पूछिए उनको कितने % उनको टिकट दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी सर समाज की नेता है, उन्होंने 30 से 40% मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया है। आप उदाहरण सामने, हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। कुशल नेतृत्व कौन कर सकता है, विकास कौन कर सकता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। रघुनंदन भदौरिया जी, आपने बसपा के मेहमान का पक्ष सुना। उनका कहना है कि लोग पिछले कार्यकाल को याद कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो कहती है कि जो निर्माण हुए, जो हाथियां खड़ी की हैं, जो बैठी हैं वो हिल नहीं पा रही हैं। आप भी चुनावी समर में हैं और आप कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में खुशहाली लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश करना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। 17 में जनता आप पर भरोसा क्यों करे? क्या ऐसे ठोस कोई प्लान है आपके पास कानपुर के लिए कि जो आप जनता को देना चाहेंगे? देखिए, 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार देख रही है। विश्वास वो इसलिए करें क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो करके दिखा दिया है, जिसका परिवार का बाबा अच्छा है,
जिस परिवार का मुखिया अच्छा होता है उस पे लोग विश्वास करते हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में अपनी मेहनत, अपने बल पे, अपने अच्छे कार्यों से और उसमें विश्व में एक तुलना में उन्होंने अपने नाम को ये सिद्ध कर दिया है, जिससे भारतीय का एक एक व्यक्ति, भारतवर्ष का व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है और उसकी जो भारत का जो विश्व में नाम हुआ है, नंबर 1 इसका बड़ा लाभ मिला है। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, सदैव 125 करोड़ की बात करते हैं। कभी वो ये नहीं कहते हैं कि हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या अंगलों या बड़ों या छोटों की बात करते हैं। उन्होंने जब बोला है 125 करोड़ की बात बोली है, जब बोला है तो सबका साथ सबका विकास के लिए बोला है। और आते आते जहां गैस में आग, जहां आते आते जहां पे गैस की लाइन लगती थी, जहां पे लोग परेशान होते थे, महिलाएं घर से निकल के 4 बजे से लाइन लगाती थी। हमारे भाई नौकरी छोड़ के 2-2, 300, 400 का नुकसान करके लाइन लगाते थे और 20, 30, 40 सिलेंडर मिलने के बाद उनको धक्का मार के निकाल दिया जाता था, क्योंकि वहां बेईमानी थी, वहां पैसा कमाने की आपसी झगड़ा था, हर आदमी पैसा पैदा करना चाहता था। आते आते हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गैस की लाइन खत्म करा दी। और यही नहीं, गरीबों को गैस जो गरीबों को मिलती थी सब्सिडी उनके बैंकों में भेजती। और यही नहीं, अब गांव में एक गांव में 100, 50 सिलेंडर उनके लिए गए हैं जो अंत्योदय हो, बीपीएल पे कार्ड है, ईमानदारी से है, उसमें न कहीं जात है, न पात है, न अंगड़ा है, न पिछड़ा है, केवल अगर है तो जो नियम है उसके आधार पर है। और मैं बात क्या करूं, आप माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब देश की सरकार होगी, न माननीय नरेंद्र मोदी सरकार, चाहे एमपी की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे जिस हमारे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, वहां का कोई मुख्यमंत्री दाग हो तो बता दो, कोई कष्ट हो बता दो, कोई हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक भी मंत्री पे कोई दाग हो तो बता दो। और बात करते हैं समाजवादी पार्टी सरकार की, बात करते हैं बसपा बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से पैसा नोचने का, खरीदने का, इस प्रदेश के लूटने का काम किया, उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने काम किया है। जगह जगह के केवल पैसे की लूट चल रही है। परिवार में झगड़ा केवल इस बात का नहीं है, परिवार में भी झगड़ा अगर तो लेन देन का है और माल खाने उतारने का है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल इसलिए आएगी कि जिसका मुखिया सही है उसका उत्तर प्रदेश का भी मुखिया सही बनेगा, ईमानदार होगा, सक्षम होगा और उत्तर प्रदेश को भारत के अग्रणी स्थान पे पहुंचाएगा। शैलेंद्र दीक्षित साहब, आप कहते हैं कि डंपर घोटाला मध्य प्रदेश में, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में, ये वहीं का आईना दिखा रहे हैं कि जहां इनकी सरकार है वहां बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जो फिल्म का ट्रेलर जो आता है वो अगर हिट होता है तो फिल्म पूरी हिट मानी जाती है। तो ट्रेलर के तौर पे ये प्रधानमंत्री की उपलब्धियां बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से 2014 में एक बड़ा जनाधार मिला मोदी जी सरकार को, और वो सरकार जो लगभग 3 साल बिताने को जा रही है, जो कभी 70 साल में नहीं हुआ वो सरकार ने करके दिखाया है। जैसा कि अभी जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार है जम्मू कश्मीर में, उसने एक आतंकवादी को मुआवजा देने का काम किया, वहां पर भी भाजपा की सरकार है। इस देश में कभी भी अपने एयरबेस में पाकिस्तानी एजेंटों को, वहां की जांच एजेंसी को कोई भी सरकार नहीं लाई। मोदी सरकार ने पहली बार देश में हमला होने के बाद पाकिस्तान की जांच एजेंसी को, जिसमें आईएसआई के लोग थे, पठानकोट में ला करके उनको दिखाया। इस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार बिना किसी को विश्वास में लिए, बिना किसी कार्यक्रम में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री के माता के जन्मदिन में जाने का काम किया। और जो आज हमारे साथी गैस में लाइन की बात कर रहे थे, गल्ले में लाइन की बात कर रहे थे, वो भूल गए 70 साल में इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आदमी 2-2 हजार के लिए लाइन लगा रहा है। 100 से ज्यादा लोग मर गए, आत्महत्या कर ली, और अपने पैसे के लिए हम पुलिस से मार खा रहे हैं। ऐसी सरकार इस देश में कभी भी 70 साल में नहीं रही। और जो सरकार केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश की सत्ता में जाकर के बैठी है, उसको यहां से उखाड़ने का काम करेंगे। और मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिल्ली और बिहार का फिर से वो दृश्य आपके सामने आने वाला है, जब भारतीय जनता पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ेगा। और देश की जनता समझ गई है कि जो भी ये काम किए जा रहे हैं, ये देश के चंद पूंजीपतियों के लिए किए जा रहे हैं। आज गरीब
भूखमरी की ओर बढ़ रहा है, मजदूरों के पास काम नहीं है, आज किसान अपने खेत में मर रहा है, सीमा पर नौजवान मर रहा है और हमारे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है और ये सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए बड़े बड़े आंसू बहा रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस उद्देश्य को लेकर के चली थी, सत्ता हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है विकास करना और सबको लेकर के चलना। हम वो काम करके दिखाएंगे और आने वाला समय और जनादेश हमें मिलने जा रहा है। ठीक है रोमिला सिंह जी, जो जिक्र हो रहा है उसमें आप पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला जा रहा है कि आपके राज में दंगे, आपके राज में कानून व्यवस्था खराब, विकास की बात आप कर रहे हैं, काम बोलता है तो काम दोनों बोल रहा है, अपराध भी बोल रहा है, काम भी बोल रहा है। अभी सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि भाई सुनील भाई कह रहे थे कि देश में अराजकता का माहौल है, अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि आपके दल में तो विधायक तक बलात्कार में गए, मंत्री तक बलात्कार में गए। आपके समय में जब आपकी सत्ता थी, इंजीनियर को रंगदारी के नाम पे, जन्मदिन के चर्चा के नाम पर मार डाला गया। तो ये सब बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं कि जो अपराध होते रहे। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पुलिस विभाग को दुरुस्त करने के लिए, अपराधों पे लगाम लगाने के लिए जो कार्य किए, 60 साल के इतिहास में कभी भी इतने कार्य नहीं हुए थे। चाहे वो डायल 100 हो, चाहे 1090 महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो, चाहे जितने भी पुलिसकर्मी थे उनके प्रमोशन की बात हो, पुलिस की भर्ती की बात हो, हर तरह से करके, और जितने थाने हैं उनको, डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री जी करते थे, लेकिन डिजिटल इंडिया का काम करने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। लोगों को लैपटॉप दे करके लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। इसके साथ ही विकास कार्यों की अगर बात करें, जब हम 2012 में जनता के बीच में आए थे, उस समय सभी दलों के पास एक किताब होती थी, एक घोषणा पत्र होता है, जिसमें हम अपने वायदों का पुलिंदा लेकर के जनता के बीच में जाते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कार्य करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम वो कार्य करेंगे। जो हमने 5 साल में पूरे करने को आपसे वादा किया था, उन वादों को हमने बहुत कम समय में 3 साल में पूरा करने का कार्य किया। बहुत सारे ऐसे वादे थे जो हमने आपसे किए ही नहीं थे। हमने आपसे कभी वादा नहीं किया था कि हम यूपी में, उत्तर प्रदेश में मेट्रो भी चलाएंगे। लखनऊ में मेट्रो का काम पूरा है और अभी उसका ट्रायल हो भी चुका है। इसके साथ ही कानपुर में भी बहुत जल्दी ये कार्य शुरू हो रहा है। जिस तरह से 4 लेन के माध्यम से हाईवे बनाने का काम किया है, उस हाईवे से भी लोगों को रोजगार और जो एक गति होती है, जीवन की दिनचर्या की जो गति होती है, वो होगी। रही बात बहन जी की बात, बहन जी के बारे में सबको पता है कि उन्होंने सिर्फ खजाना भरने का काम किया और पत्थरों को लगा करके हाथी बनाने का काम, बस हाथी लगाने का काम किया है। और यह बात सही है, वो हाथी इन 5 सालों के अंदर जहां खड़े थे वहां खड़े हैं और जहां बैठे थे वहां बैठे हैं। उनसे किसी जनता का कोई भलाई नहीं हुआ है। लेकिन हमारे युवा हृदय मुख्यमंत्री जी ने कन्या विद्याधन दे करके, महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे करके, बहुत सारे घरों में रोजी रोटी दे करके, लोहिया आवास के द्वारा लोगों को आवास दे करके, लोगों को, बेरोजगारों को काम दे करके, आज क्या कैंसर अस्पताल लखनऊ में इतना बड़ा खुला है तो क्या उसमें किसी को रोजगार नहीं मिलेगा? उसमें क्या लोगों को काम नहीं मिलेगा? ये सारे कार्य जब होंगे, जब विकास होगा, तभी कार्य लोगों को मिलता है, रोजगार मिलता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में इन विपरीत परिस्थितियों में भी आकर के काम करना चाह रहे हैं। यह विकास माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। रही लाइन ऑर्डर की बात, लाइन ऑर्डर को भी जितना ज्यादा से ज्यादा दुरुस्त किया जाए उसके संबंध में काम हो रहा है। थोड़ा सा चलते हैं बुद्धिजीवी वर्ग के पास, क्योंकि ये लोग भी प्रदेश को देखते और समझते हैं इनके जहन में क्या है, क्योंकि चारों लोगों की बातों को इन्होंने सुना है। नीलम चतुर्वेदी जी, जो बात यहाँ निकल कर सामने आ रही है, एक कमेंट के तौर पे क्या कहना चाहेंगे जो परिस्थितियां आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में और जो चारों दलों ने अपने पक्ष को रखा है? हम यही कहना चाहेंगे, अगर जनता के जमीन से जो जुड़ी हुई जनता है उसकी मांगों को ये रखते हैं तो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। ये आपस में इन्होंने गलत किया और इन्होंने क्या किया, ये जनता को पता है।
बीजेपी के मेहमान से भदौरिया साहब जानना चाहूंगा, जो स्थितियां आज की तारीख में लोग ये चाहते हैं, कानपुर जो औद्योगिक नगरी के लिए जाना जाता था, उसको पहचान कब मिलेगी दोबारा की? जो फैक्ट्रियां बंद हैं, जिन चिमनियों से धुएं नहीं निकल पा रहे हैं, वो कब से निकलना शुरू हो जाएंगे, जिससे रोजगार भी मिले और कानपुर की जो खोई पहचान है वो भी उससे वापस मिल सके? कानपुर को अभी इन व्यापारियों के लिए हवाई जहाज की मांग करते थे। मैं कैसे जाऊं? हमारा पूरे विश्व में कानपुर का कहीं नाम नहीं है, व्यापारी जानता नहीं है, लखनऊ सीधे जाता है। आपको कानपुर के व्यापारियों को कानपुर को के लिए सीधे सीधे हवाई जहाज की यात्रा होना व्यापारियों के लिए फायदे की बात है और व्यापारियों को सिद्ध कर दिया गया है। कानपुर के लिए ट्रेनें दी गई, कानपुर के लिए ट्रेनें, हवाई जहाज, सुनिए बाद में बोलिए जब आपका अवसर आवे। कानपुर के लिए जहां मेट्रो की बात अभी कही गई है, सबसे पहले डॉक्टर जोशी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलकर स्वयं पैरवी की थी, तब यहां पर आई है, जिसका आधा पैसा सीधे सीधे केंद्र देने वाला है। आप कानपुर की बात कर रहे हैं, मैं कानपुर की ही बात कर रहा हूं। इसी कानपुर में कल्लाद जी ने टूल रूम खोला है, जिससे लोगों को रोजगार से, बेरोजगारी वालों को रोजगार मिले। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी कानपुर की धरती पे आए, इस धरती पे इतनी बड़ी कोई भी रैली नहीं हुई, केवल कानपुर की हुई थी। लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया और कौशल विकास योजना पे 3 दिन तक कार्यक्रम चलता रहा, जहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, इस कानपुर के लोगों को मिलना है। और बहुत जल्दी हम स्वयं मिल के लिए जहां नहीं चल रहा है, वहां मैं दौड़ के गया हूं, उनको पेमेंट दिलवाया हूं। बात केवल वहां पे है, वहां कुछ इंटेक के नेता वो जबरदस्ती धरना धरे हुए हैं और जबरदस्ती उस मेल को बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे पहले स्वदेशी इन मिलों में मैं छोटा था, आया करता था कानपुर, कहते थे चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, लाल झंडा लाल झंडा लाल झंडा दिखाते थे। उन्होंने लाल झंडा से, लाल झंडा खत्म हो गया, लाल ईंटें खत्म हो गई, मिल खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में कानपुर वो उस स्थान पे पहुंचेगा, देश के प्रधानमंत्री की निगाह, देश के दीक्षित साहब, एक मिनट, आपके भी सांसद यहाँ से रहे, मंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि मेट्रो उनके चलते शुरू हुई, जहां मिल शुरू नहीं हो पा रही उसको भी शुरू करा देंगे। और जिस एयरपोर्ट का, जहाज का जिक्र कर रहे हैं, जनता करियो तो शिल्पप्रकाश जायसवाल ने शुरू किया था। देखिए, 2 बड़े रहस्यमय बात है। हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि हमने हवाई सेवा शुरू की। अरे कांग्रेस के समय में हवाई सेवा थी, नाइट लैंडिंग थी, इन्होंने आते ही हवाई सेवा कानपुर की खत्म की। अब टूटी फूटी हवाई सेवा शुरू की है, नाइट लैंडिंग अभी भी नहीं शुरू की, जब कानपुर से हमने बहुत बड़े आंदोलन खड़े किए। आज ये रक्षा प्रतिष्ठान जो कानपुर की पहचान थी, उस पर ये 100% FDI लेकर के आ गए हैं। उसमें 7वें वेतन आयोग में उनके कर्मचारियों को 2% दे रहे हैं। ओवर टाइम वहाँ का इन्होंने बंद कर दिया है। मोदी सरकार रक्षा प्रतिष्ठानों की जमीन का ब्यौरा मांग रही कि उन जमीनों को बेचा जा सके। और ये सरकार जो नोटबंदी के बाद किसी तरीके से ये कानपुर जो सांस ले रहा था, वो कानपुर मर गया, टूट रहा है। आज 60-70% हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं, सुबह व्यापार करने के लिए कुछ है नहीं, शाम को खाने के लिए मजदूर है नहीं, जो अपने पैरों पर खड़े होकर के कानपुर किसी तरीके से कानपुर को जिंदा रख रहा था, उसको भी मारने का काम ये कर रहे हैं। तो इनसे ये आशा रखना कि कानपुर को मैनचेस्टर बनाएंगे, पूरी तरीके से बेईमानी है। चलिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये 2.5 साल में कानपुर की मिलें बंद हो गई? और नीलम जी से मेरा प्रश्न है, क्या इन 2.5 वर्षों में ही लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई? मैं खुद जब आज से 20 साल पहले साबरमती एक्सप्रेस से 2:30 बजे रात आता था, तो मुझे कोई डर नहीं लगता था। और अब एस्कॉर्ट लेकर के भी आने में डर लगता है कि कब कहां राहजनी ना हो जाए। ताजा उदाहरण यह है, बुलंदशहर में जो हमारे सरकार पर एक नासूर का दाग बना था, दूसरी घटना हो गई। बहन नीलम जी कह रही थी कि 10 को आप टेलीफोन करिए, त्वरित सेवा है। वो जेवर कोतवाली में जाकर के 1.5 घंटे बैठे रहे रात में घटना होने के पश्चात, और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये सत्य है, सत्य को पहचानिए, तभी चुनाव में भी रह सकती हैं, जीत भी सकती हैं। पब्लिक का अगर इंटरेस्ट प्रॉपर्ली लुक आफ्टर नहीं किया जाएगा, तो विकास के साथ गुंडागर्दी कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। नीलम जी, पहले आपके पास भी आऊंगा। नीलम जी, पहले तो सीधे तौर पर जो इन्होंने कहा, हाँ, मैं कि कहना पहले चाहूंगी, पैदल ठीक था, अब एस्कॉर्ट से भी डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी 2 जवान पुत्रियां हैं,
और घटना जो ये कह रहे हैं बुलंदशहर में जो भी इस तरह की घटना हुई, वो किसी सरकार को, हम एक सरकार को नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसी घटना हुई है, मैं मानती हूँ, बहुत निंदनीय घटना हुई, लेकिन हमारे युवा हृदय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। जिस भी मामले में उनको तुरंत पता चलता है वो तुरंत उसमें एक्शन लेते हैं, चाहे वो पार्टी का कितना बड़ा भी नेता हो, उसको भी वो दंड देने से चूकते नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, दिल्ली में भी बहुत बड़ी घटना हुई, देश की राजधानी में भी इतनी बड़ी घटना हुई, तो ये जब तक हमारी जो सामाजिक विरक्तियां हैं, हम अपने बच्चों पे, जो माएँ हैं, हम अपने बच्चों को देखते नहीं है, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमें समाज में भी बहुत सुधार लाने की आवश्यकता है। जी दीक्षित जी, आपसे सवाल था कि क्या 2.5 साल में ही सारा कुछ बंद हो गया? ये बात सही है कि केवल 2.5 साल भाजपा की सरकार नहीं, उसके पहले भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। और इस देश में औद्योगिकरण की शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने की। जहां पर सुई न बनती हो वहां पर मंगलयान बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया। ये बात सही है कि आर्थिक स्थितियां आती हैं, कुछ मिले कानपुर की बंद हो गई, उनको चालू कराने में हम उतने सफल नहीं हुए, लेकिन यहां तो वो सरकार आज देश में बैठी कि जो कुछ चल रहा है उसको भी बंद कराने की काम कर रहे हैं। आज मेट्रो का सपना दिखा रहे हैं और आप इनसे पूछिए क्या केंद्र सरकार ने मेट्रो की आज तक स्वीकृति दी है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट अपना दिया है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने अपना बजट और अपनी स्वीकृति कानपुर मेट्रो के लिए नहीं दी है। केवल फीता काटने के लिए और पत्थर लगाने के लिए जोशी जी और इनके मंत्री जी आ जाते, अखबारों में छपा हुआ है सारे। कब 2 साल पहले स्मार्ट सिटी बनने लगे थे। कानपुर का नंबर तब स्मार्ट सिटी बनने के लिए आता है जब आप चुनाव का समय आ जाता है। तो इस सरकार की कथनी करने में अंतर है। हम कहते हैं, करते हैं, और जब आप लाल किले से बोलते हैं पाकिस्तान के लिए मोदी जी, तो कहते हैं कि तुम साथ साथ आजाद हुए थे, तुम देखो कहां पर हैं और हिंदुस्तान आज कहां पर है। तब वो भूल जाते हैं कि किसके बल पर आज हिंदुस्तान यहां पर खड़ा हुआ है। तो कांग्रेस ने करके दिखाया है और जनता के लिए किया है। हम फिर कल करेंगे, लेकिन हम सत्ता के लिए कभी देश के बंटवारे की बात नहीं करते। चलिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। मैंने महाराज जी पर एक गाना बनाया हूँ, माया महा ठगनी हम तुम जानी, माया महा ठगनी हम जानी। कालराज का ठगलू, टंडन का ठगलू, केसरी का ठगलू भैया बना कर माया महा ठगनी हम जानी। अटल का ठगलू, अडवाणी का ठगलू, काशी का ठगलू गोदी में बैठा कर माया महा ठगनी हम जानी। विधायक से ले लू 70 लाख, संसद से ले लू करोड़, और दलित के बेवकूफ बना कर बोटवा के बेचलू, माया महा ठगनी हम जानी। चलिए, आप ही बताइए सुनील बाबू साहब। आजकल कोई दलित बेवकूफ नहीं है, शिक्षित है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिशा निर्देशों पे चल रहा, संविधान को समझता है, पढ़ा लिखा हुआ है। और मकान जो दिलाने की बात की थी, ये उदाहरण है। आप जाके माननीय मेरे साथ चले या हमसे किराया ले ले, आज की तारीख में ना हो, सजारी गांव में देखिए मानवर काशीराम आवासीय योजना बनी हुई है। शताब्दी नगर पनकी गंगागंज में आवासीय योजना बनी हुई है। इसके बाद कोई योजना बनी हो, किसी को मिला हो तो हमको बताइए। और बहन जी की सोच है, बहन जी की सोच है सर समाज को आगे बढ़ाना, और सोच ये करके दिखाया उन्होंने। सर समाज को वहां बैठाया, कोई दलित समाज को नहीं बिठाया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सर समाज के हर जात के लोगों को आवास दिया है, काशीराम आवासीय योजना। मैं बीजेपी के विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आपने आरोप लगाया अभी बसपा के ऊपर कि इनकी मूर्तियां बनती हैं, मूर्तियां लगाते हैं ये लोग, मूर्तियों में सब लूट डाला। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में अभी जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति, जो कि हजारों करोड़ में बनकर तैयार होनी है, और गुजरात में एक मूर्ति पटेल जी की जो कि हजारों करोड़ में तैयार होनी है, और जहां दोनों राज्यों में, दोनों राज्यों की स्थित किसानों की इतनी दुर्गति है कि वहां किसान आत्महत्या करता फिर रहा है। उसको उतना रुपया उस चीज में ना लगा के, उनके सहयोग में ना लगा के, इन सब चीजों में सिर्फ चुनाव के लिए एक मानसिकता बनाकर प्रयोग में लाना कहाँ तक उचित है? सवाल सीधे तौर पे, अगर मूर्तियां अगर खराब हैं तो फिर यूनिटी के प्रतीक के तौर पर जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का निर्माण क्यों किया जाता है और शिवाजी की मूर्ति की बात क्यों कही जाती है? एक दो और सवाल है तो फिर सीधे आपके पास आऊंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कहते हैं कि हम कैशलेस इकोनॉमी लाएंगे, तो अभी जो पंडाल बना था यहाँ पे निराला नगर में, वो एटीएम से बना था कि चेक से बना था या पेटीएम से बना था? दो लोगों से सवाल है। भदौरिया जी, पहले आप बोल दीजिए कि जो सवाल है जनता के मन में कि अगर रैलियां हो रही हैं, 60-60 लाख 70-70 लाख खर्च हो रहा है, तो उसका पेमेंट पेटीएम के माध्यम से जा रहा है या चेक से या कैश जा रहा है? अरे भी मूर्ति की बात, हम खुद मूर्तियां लगवा रहे हैं उन महापुरुषों के जिनके नाम से जाने।
ग्रंथ नहीं होगा, महाभारत नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, मूर्तियां नहीं होंगी, मंदिर नहीं होंगे, मस्जिद नहीं होंगे, गुरुद्वारे नहीं होंगे, तो फिर हम रहेंगे कैसे? हम कहीं नहीं किसी धर्म के हम न्यारे और प्यारे हैं, इसलिए हम इन सबका सम्मान करते हैं, लेकिन यथास्थिति में थोड़ा कम। नीलम जी आपसे दूसरा सवाल था। सुनिए, एक मिनट भदौरिया साहब, भदौरिया साहब एक मिनट भदौरिया साहब आपका सवाल पूरा पहले, एक मिनट, जनता का सवाल जवाब चल रहा है, एक मिनट, यहाँ पर जनता के सवाल जवाब पे हम लोग आ जाएं। चलिए गर्मा गर्म बहस जारी है, जनता के सवाल हैं और जनप्रतिनिधियों के जवाब हैं, और सीधे तौर पे आप देख सकते हैं किस तरह से जनता उसका प्रत्युत्तर दे रही है। जनता कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के जो जवाब हैं उससे संतुष्ट नजर नहीं आती है और कई बार तो खेमों में मर जाती है। जनता की तरफ से ब्रेक से पहले एक सवाल उठा था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आखिरकार पूरे देश को कैशलेस करना चाहते हैं, लेकिन उनकी रैलियां कैसे हो रही हैं? क्या वो पेमेंट डिजिटल मोड से हो रहा है या कैश से हो रहा है या चेक से हो रहा है, वो बताएं। और साथ ही रोमिला जी से भी सवाल था कि आखिरकार अगर नौकरियों में इतना व्यापक भ्रष्टाचार होगा तो बेरोजगार नौजवान किस आश्रय नौकरी के तलाश में रहे। सबसे पहले भदौरिया जी, सीधा स्पेसिफिक सवाल था, जो जनता संतुष्ट होना चाहती है क्योंकि आपके इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का अभियान में खड़ी है, आप जो रैलियां कर रहे हैं उसमें जो मोड ऑफ पेमेंट है क्या है? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात है कि कानपुर को कौशल विकास की योजना से कितने लोगों को व्यापार मिलने जा रहा है, ये मेरी बहन को समझना चाहिए। जब कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें पैसे लगते हैं, आपने ये इंतजाम किया बगैर पैसे के हो गए हैं, कैशलेस दे रहे हैं कि रुपया दे रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता को जवाब देना चाहता हूँ, काम के लिए पैसा खर्चा होंगे और खर्चा करने के लिए काम होता है। हम आप सबके साथ हैं। मोदी जी की जो योजना है वो भारत के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, हर पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। हम नरेंद्र मोदी के प्रति स्नेह और प्यार रखें, जिन्होंने जब से उन्होंने नोटबंदी किया कश्मीर में पत्थर चलने बंद हो गए। कश्मीर में पत्थर, उन्होंने सीधा सवाल कहा, आप जवाब दीजिए ना। वो ये जानना चाहते हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जिसको रोल मॉडल समझते हैं, क्या वो कैशलेस पेमेंट चल रहा है या वो भी फिर प्रधानमंत्री जी के राह पे चले? बहन को मैंने जवाब दिया। रोमिला जी एक मिनट। बहन मेरी संतुष्ट है। जब ये घर से चली तो कुछ में कुछ खर्चा करके चली है। ये बतावे कि ये पैसा दे के चली कि कैशलेस देखी। जब इतना बड़ा कारोबार होगा, कौशल विकास योजना के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा तो पैसा तो खर्चा होगा। अब हमसे आप अगर ये पूछो तो मैं देखने गया हूँ क्या? मैंने तो लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के आने के लिए लोगों को प्रेरित किया और लोग भीड़ गई है। एक मिनट, आपने कहा जिस तरीके से आपकी बहन चली है उसी तरीके से आप, एक मिनट, आप पैसा दे के आई होंगी? बिल्कुल पैसा दे के आई हूँ। मैं अपना पैसा निकालने के लिए घंटों लाइनों में लगी हूँ। इन्होंने कहा ये पैसा निकाली है और पैसा पेमेंट करके आई है, तो क्या ये माना जाए कि रैली जो हुई है वो पैसे से हुई है, चेक से नहीं हुई है, पेटीएम से नहीं हुई है, डिजिटल मोड से नहीं हुई है? मैं फिर इस बहन के जवाब दे रहा हूँ कि जिस पार्टी के नेता है इनसे पूछो क्या चौराहे पे अगर नुक्कड़ सभा होती तो कैसे होती है? ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, ये तो एक विवादित बयान है। ये है, नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये प्रश्न नहीं प्रश्न ये है, सरकारी, इसका प्रश्न सिर्फ इतना छोटा अगर अमाउंट होता है, इसका सिर्फ जवाब ये है कि मान लीजिए छोटे कार्यक्रम होते हैं तो पैसे से हो जाते हैं, लेकिन अगर जहाँ पे 40 लाख 50 लाख खर्च हो रहे हैं, अगर वो कैश से हो रहे हैं तो पैसा कैश कहाँ से आ रहा है, सवाल ये है। अरे भाई ऐसा है, पैसा जो लगाया उससे पूछो, पैसा जिसने काम किया ये बात उससे पूछो। हम लोग तो उत्साहित थे कि कानपुर के लिए कौशल विकास योजना आई जिससे हजारों कौशल विकास आगे नहीं। रोमिला जी, आपसे सवाल ये था कि जो नौकरियां निकल रही हैं बेरोजगारों के लिए उसमें भ्रष्टाचार है और जो नौजवान हैं वो नौकरियां नहीं पा रहे। मैं कहना चाहूंगी, एक मिनट मेरी भी बात सुने। अभी लेखपाल की भर्ती निकली थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया था। मेरे भी 2 पुत्र हैं, दोनों बेरोजगार हैं, उन दोनों पुत्रों ने भी आवेदन किया था। ठीक है, हम लोगों को मेरे पास बहुत सारे लोग आए कि आप लेखपाल में जॉब लगवा दीजिए। भ्रष्टाचार की आपने बात की तो मैं जवाब देना चाहूंगी कि मेरे किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे दामाद हैं, प्राइवेट डीपीएस में जॉब करते हैं, जॉबलेस है। मैं कैसे समझूं कि भ्रष्टाचार है? अगर भ्रष्टाचार होता तो मेरा भी दामाद जॉब कर रहा होता, मेरे भी बेटे दोनों जॉब कर रहे होते। समस्या ये है, मैं ये कह सकती हूँ कि वास्तव में रोजगार की कमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसको देखते हुए वास्तव में
जॉब की कमी है। इसके लिए भी माननीय अखिलेश यादव जी बहुत सारे रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। अलग अलग मिलों को लगाने के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। और आने वाला वक्त 2017 जो हमारा मिशन है, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और अभी भी मिला है। जी कुछ और सवाल है, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मेरा सवाल सपा के लोगों से है कि हम ये पूछना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैंने बहुत विकास कार्य किए हैं, लेकिन जब विकास कार्य किए हैं तो गठबंधन के लिए क्यों जा रहे हैं? दूसरी बात, बाहुबलियों का सहारा लिया जा रहा है। चुनाव के टाइम जातिवाद सबको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा रहा है। ये अगर विकास किया है तो इन्हें डर क्यों लग रहा है? आपका कोई सवाल? मैं मैडम से एक सवाल करना चाहता हूं कि मैडम ने कहा है कि जो नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि वो अपराधी नहीं हैं, उनके जितने भी विवाद हैं वो दूसरों के, उनके नहीं हैं। तो आज सुबह मैंने पेपर में पढ़ा कि जो आपके मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि जो 175 लोगों को टिकट बांटी गई, उसमें से कुछ लोग अपराधी हैं और दागी छवि के हैं। या तो वो सही है या तो आप सही है। रोमिला जी, सवाल कहीं न कहीं घूम फिर कर आपके कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर आ रहा है। कुछ सवाल? जी, मैं भदौरिया जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 2014 में मुस्लिम सब समाज ने मिलकर माननीय मोदी जी को 2000 कुर्सी पे बैठाला था, लेकिन मुस्लिमों के लिए क्या क्या और मुस्लिमों को आतंकवादी क्यों ठहराया जाता है? क्या सब मुस्लिम सब आतंकवाद होते हैं? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है। रोमिला जी से पहले ले लूं। गायत्री प्रजापति जी भी जिस जाति से आए हैं और नीचे से उठ कर के यहाँ तक मंत्री बने हैं, वो भी एक अपने में मिसाल। और रही बात 17 जातियों को एससी का दर्जा देने की, इसमें बहुत वर्षों से हम लोग ये मांग कर रहे हैं और बार बार हम भेजते हैं। लोगों की, उस समाज के लोगों की मांग थी, उसमें एक और भी तबका है जिसकी मांग थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन को एससी में लिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियन सामान्य में आते हैं। इस तरह से हर वर्ग की एक मांग थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानने का कार्य किया है। जी सुनील बाबू साहब, आपके ऊपर आरोप लगता है कि दलित की बेटी दौलत की बेटी हो गई, लेकिन यहाँ तो खुद कह रही है कि गायत्री प्रजापति जी बड़े नीचे से आए थे, इसलिए उनको कमाने के लिए सरकार ने थोड़ी छूट दे दी है। ये तो एक बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि समाजवादी पार्टी देख रही है कैसे कैसे अपराधियों को टिकट दे के उनको माफिया। अब इन्होंने जैसे किया था कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शेखर तिवारी के ऊपर बताया था कि मनोज गुप्ता का मर्डर किया। ये बात सत्य था। बहन जी की न जैसे जानकारी में आई, बहन जी ने खुद शेखर तिवारी को बुलाकर, आज भी वो जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है, इसमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। राजा भैया जैसे लोग जिनके तालाबों में इंसानों के कंकाल मिले हैं, उनको कोई छूने वाला नहीं था। वो देन थी सिर्फ मान्या बहन जी की, सर समाज की नेता मान्या बहन जी की, जिन्होंने पूरी सरकार में कानपुर की जेल में राजा भैया को सड़ा दिया। ये एक उदाहरण है। बहन जी गुंडों माफिया को बर्दाश्त नहीं करती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी घबरा रही है। आप यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, उत्तर प्रदेश का गरीब हो, सबने मन बना लिया है। आगामी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी, मान्या बहन जी के नेतृत्व में विकास कराने की सरकार होगी। ये जनता का मन है। आप तो विधानसभा में भी हैं और विधायकों को बड़े करीब से देखते हैं। अभी जो बात रोमिला जी ने कही कि शायद निचले तबके से आते हैं, उस जाति से आते हैं जो काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिए वो मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार करने के बावजूद। लेकिन आप भी इस बात से इत्तेफाक रखें कि गायत्री प्रजापति की अगर तुलना की जाए अंबिका चौधरी से, ओम प्रकाश सिंह से, सदाब फातिमा से, सुपाल सिंह यादव से, तो भ्रष्टाचार की कैटेगरी का पैमाना दोनों मैच नहीं करता। तो आखिर क्या कारण है कि मंत्रिमंडल में ये लोग बर्खास्त हैं? देखिए, फिर मैंने कहा, परिवार में माल का खेल चल रहा है। गायत्री प्रजापति किसी के है, वहां अलग अलग चल रहा है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं चूंकि मैं सदन में बैठता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सदन में जो बोला जाता है उसको भी अभी अभी हम लोगों को बात करते हैं, हम लोगों को 100 हैंडपाइप रिबोर और 100 हैंडपाइप नए देने की बात हुई थी, 8 किलोमीटर सड़क की बात हुई थी, कई योजनाओं की बात हुई थी, अभी तक मिला नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी हमारी सुन लें, अभी तक नहीं दिया है। और जनता हमसे पूछती है, जो वादा करते हैं कहते हैं हम पूरा करते हैं, कहाँ विकास की बात पूरा करते हैं? और मैं इन भाई को बताता हूं जो कहते हैं कि मुसलमान को 2014 में मुसलमान ने वोट दिया था, 2014 में अगर मुसलमान ने वोट दिया था तो उसका सबका पूरे भारत उच्च स्तर पर है। विश्व में जब बाहर भारत जाते हैं तो मुसलमान और बुर्का वाली बहन मोदी 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 चिल्लाती है। अगर अच्छा नहीं किया है तो कैसे काम कर रहे हैं? और मैं स्वयं
जिस छावनी क्षेत्र में है एक भी मुस्लिम कहने को तैयार हो जाए जिसका काम नहीं करता हो, जिसका काम न किया हो। ऐसा कोई क्षेत्र मुस्लिम का नहीं है जहां काम नहीं किया है, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास वाले कार्यकर्ता हैं। और मेरा नारा है जात की न बात की, बात केवल विकास की, और मैं काम करके दिखा रहा चलिए हूं। कुछ सवाल और हैं यहाँ पे, जो सवाल लेते हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे थे माननीय भदौरिया जी से कि 2014 में जब आप आए थे तो विदेश से काला धन लाने की बात कहकर आए थे, और उसके बाद अच्छे दिन लाने की बात कहकर लाए थे। लेकिन अब जब देश की सत्ता हाथ में आ गई, प्रधानमंत्री बन गए, सरकार आ गई, तो उसके बाद न तो विदेश से धन की बात लाने की हो रही है, ना ही देश की सीमाओं पर सुरक्षा की बात हो रही है। और उसके बाद अब केवल ये ऐसी व्यवस्था डाल दिया कि देश के लोगों का कमाया हुआ धन को काला बना दिया। वो पा नहीं पा रहे, मर रहे लाइनों में। बड़ी बुरी। आपका कोई सवाल था? इसलिए कोई भी काम होता है तो बस उसको शिलान्यास कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि हाँ ये काम हो गया। ठीक है, हमारे कांग्रेस जी से ये निवेदन है कि राहुल गांधी का क्या 4,000 रुपये खर्चा हो गए या कैशलेट यूज करने लगे। चलिए दीक्षित जी, पहला सवाल बड़े देर बाद आपसे पूछा गया है कि एटीएम की लाइन में राहुल गांधी दिखे थे, तो जिन पैसों को निकाला तो पैसा खत्म हो गया या फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ी उनको एटीएम तक जाने की? देखिए, राहुल गांधी आज देश में खड़े हैं सारी जनता के साथ, जो आज लाइन में खड़े हैं, जिनके आंसू बह रहे, जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पा रहे, जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे, जो आज आत्महत्या कर रहे, जो आज गर्भवती माँ अपना इलाज नहीं करा पा रही, हर उस आदमी के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। और जब ये भारतीय जनता पार्टी वाले राहुल गांधी जी खड़े होते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, और 90 साल की मोदी की माँ जी जाकर के खड़ी होती है तो कहते हैं कि माता का जो है आशीर्वाद मिल गया। ऐसी दोहरे चरित्र वाले। हुआ ये है कि मोदी जी चाइना गए, जापान गए, अमेरिका गए तो उनके ऊपर विदेश का भूत उनके दिमाग पर है। जिस देश में 87% कैश ट्रांजेक्शन हो रहा हो, वहां पर कैशलेस इकोनॉमी को लाने का काम कर रहे हैं। अभी भदौरिया जी नहीं बता पाए कि पेटीएम से दिया कि एटीएम से दिया, और तो इस देश का जो गांव में बैठा हुआ आदमी है वो अभी तो पेटीएम की भाषा नहीं जानता, एटीएम की भाषा नहीं जानता। और गांव तो गांव, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए, हाथ खड़े करा लीजिए, कितने लोग पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। तो एक धोखा है, एक बेईमानी है देश के साथ, और एक बेईमानी और एक धोखा है इस देश के साथ, इस देश की जनता के साथ बेईमानी है कि हम अपना कमाया हुआ धन अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकते। ये हिटलर शाही है और एक व्यक्ति की सनक है जो इस देश के आर्थिक पैमाने को नीचे ले जा रही है। जो यूपीए के समय में जो सरकार आर्थिक स्थिति पर बहुत तेजी से दुनिया के साथ दौड़ रही थी, उसमें शिथिलता आ गई है। आज जीडीपी नीचे की ओर जा रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, विदेशों में हमारा सम्मान घट गया है, लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट करने वाले आ नहीं रहे, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। सवाल तो बहन जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सरकार बनी तो नंबर 1 प्लेटफॉर्म बहन जी सीधे स्कॉर्पियो लेके घुस गई, ये अराजकता नहीं है? ट्रेन आनी थी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वो आ गई थी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और मैं उन रिश्तेदार को गाड़ी में बैठाने चली गई 4 नंबर पे।
सवाल तो बहन जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ही सरकार बनी तो नंबर 1 प्लेटफॉर्म में बहन जी सीधे स्कॉर्पियो लेके घुस गई। ये अराजकता नहीं है? मैनपुरी में बीच चौराहे पे एक लड़की के साथ दुपट्टा खींच के मारपीट हो रही है, उसका अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये दो ही जवाब दे दे। रोमिला जी, आपके सरकार पर आरोप है, व्यक्तिगत आप पे आरोप लगा है कि आप प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लेके चली गई स्कॉर्पियो, और दूसरा आरोप लग रहा है कि मैनपुरी में महिला मारी जाती है, पुलिस मुख दर्शक खड़ी रहती है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं है, और जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उस घटना के संबंध में मैं आपको कहना चाहूंगी, गाड़ी मैं नहीं चलाती हूं। और उस दिन की घटना का ये बात था कि हमारे रिश्तेदार कुछ आए थे, मैं उन्हें प्लेटफॉर्म पे छोड़ने गई थी। ट्रेन आनी थी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वो आ गई थी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और मैं उन रिश्तेदार को गाड़ी में बैठाने चली गई 4 नंबर पे। कैसे वहां गाड़ी आई ये ड्राइवर बेहतर बता सकता था, और मैंने इस काम के लिए अपनी गाड़ी और अपने ड्राइवर को 7 दिन तक छुड़ाया नहीं था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आगे की कहानी आपको नहीं पता है। मैं सपा की प्रतिनिधि से सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह से 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने की बात की थी, क्या ये उसी तरह से चुनावी जुमला मान लिया जाए जिस तरह से प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख लाने के लिए बात कही थी बीजेपी ने, और उसको चुनावी जुमला बताया, और जिस तरह से 50 और 60% यादव बिरादरी के लोगों को भर्ती किया जाता तो 18% मुसलमानों को आज तक रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया? रोमिला जी, सवाल सीधे तौर पर है कि आप अल्पसंख्यक वोट की वकालत करती हैं और अल्पसंख्यक वोट पर अपना दावा मजबूत करती हैं, लेकिन उन 17 जातियों को आरक्षण की पैरवी करती हैं जो कि दूसरे के कोटे से आता है, लेकिन ओबीसी का जो कोटा है उससे आप अल्पसंख्यक को अपना हक देने को तैयार क्यों नहीं है, उसमें कटौती क्यों नहीं कराती हैं? मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जस्टिस राजन सच्चर की कमेटी में जो प्रस्ताव हुआ था मुसलमानों की दशा और दिशा पर, उसके अनुपालन में उत्तर प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जिसको 100% लागू करने का काम युवा हृदय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। अभी तक अल्पसंख्यकों को जो भी काम होते थे उसमें कोई भागीदारी नहीं थी। अगर कन्या विद्या धन दिया जा रहा है उसमें भी 20% का उनको आरक्षण है। कम से कम 31 काम ऐसे हैं, 31 विभाग ऐसे हैं जिसमें 20% का मातृकरण है। साथ ही 84 वर्ग ऐसे हैं जिसमें अल्पसंख्यकों को आरक्षण का किया गया है। असल सवाल ये नहीं है, जो सवाल ये आपने है आरक्षण की कि बात अगर करी एससी के में से आप 17 जातियां शामिल कर रही हैं तो ओबीसी में से आप अल्पसंख्यक को हम क्यों लोगों नहीं ने वकालत करती आयोग हैं? की तरफ से सरकार को सुझाव दिए हैं। हमारा काम सुझाव देना है, आयोग का लागू करना या ना करना ये सरकार का काम। चलिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। राहुल गांधी जी में ऐसी क्या खूबी है जो अभी हाल में मेहसाना में जब शंकर सिंह बघेला 65 साल के बुजुर्ग ने उनका चरण स्पर्श किया, ये कौन सी संस्कृति है भारत में? और हमारे मोदी जी जो संसद में भी घुसते हैं तो संसद का चरण स्पर्श करते हैं। ये कहीं न कहीं सबके लिए है, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए है, वो चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो। सबसे बड़ी राहुल गांधी में सबसे बड़ी उसका पैर छूने के सब बेताब हैं, और युवा इतने असंस्कारिक हो गए हैं कि पैर छुलाने में उनको मजा आने लगा है। राहुल गांधी में सबसे बड़ी खूबी है कि उस व्यक्ति की 2 पीढ़ियों ने देश के लिए अपने को बलिदान किया है। वो अंग्रेजों के मुखबिर नहीं थे, इंदिरा जी ने अपने को बलिदान किया, और देश के आतंकवाद के लिए राजीव गांधी जी ने अपने को बलिदान किया। वो मुखबिर नहीं थे भारतीय जनता पार्टी की तरह देश के लिए, और जो देश की आजादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी, ये राहुल गांधी की खूबी है। पैर छूने पर राहुल गांधी विश्वास नहीं रखते। राहुल गांधी का एक जिस तरीके से साधारण चरित्र है, जिस तरीके से वो देश के लिए काम कर रहे हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं है। किसने कर्जा माफ किया आपने? जो राहुल जी मिलने गए थे आपने कर्जा माफ किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इनका कुल कहना इतना है कि जब ये मैनिफेस्टो लाते हैं कि कांग्रेस के नेता हैं तो कांग्रेस की बात करेंगे। 1 मिनट, सवाल उनसे भदौरिया साहब से, सवाल भदौरिया साहब से है। सीधे तौर पर इनका कहना है कांग्रेस जो मैनिफेस्टो जारी करती है उस पर अमल करती है, किसानों को कर्जा माफ किया। आपने क्या कोई किसानों को कर्जा माफ करने के बारे में सोच रहे हैं, किसानों को राहत देने की बात सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कांग्रेस क्या करती है, क्या कह रही है, हम सब जानते हैं। अभी आपने देखा गरीबों को घर घर गैस मिल रही है, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? गरीबों को घर घर गैस मिल रही जो अंत्योदय बीपीएल के कार्ड के हैं,
और हम उन अमीरों से कह के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट निवेदन करके उनसे पैसे छुड़वा कर गरीबों को दिलाए हैं। निश्चित हमारे यहाँ जो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश कह रहा है, ये विश्व कह रहा है। काला धन विदेशों से लाके एक क्यों नहीं सवाल देते हैं कुछ जनता था, को? पूछना चाह रहे थे। मेरा प्रश्न दीक्षित जी से है कि राजीव गांधी जी ने जब कल्पना की थी सैम पित्रोदा के माध्यम से मोबाइल क्रांति की, तो उस समय तक तो ना तो पेटीएम था, ना एटीएम था, ना डेबिट कार्ड था, ना क्रेडिट कार्ड था। तो क्या राजीव गांधी जी की परिकल्पना गलत थी या उनकी सोच भ्रामक थी? और दूसरी चीज, आपके पास एक बहुत ही काबिल इकोनॉमिस्ट था, मैं भी एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं और मैं लेक्चरर भी रहा हूं। 69 में 34% हैवी करेंसी थी, माने 1000 और 500 के नोट थे। और 2014 जब आपके पास से लेकर के 14 के शासन में जाकर के ये 87% हो गई और 16 लाख करोड़ में से 87% अगर आप निकालें तो ये 12.5 लाख करोड़ बनती है। और जो यूपीए 2 के टाइम पर घोटाले हुए उनकी तादाद भी 12,50,000 करोड़ है। तो समाजवादी पार्टी पर आक्षेप लगाने से या बीजेपी पे आक्षेप लगाने से पहले मुझे कहना यही है कि कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक करके देखे और फिर आगे की बात करे। दीक्षित जी, इसका जवाब इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कंप्यूटर लेके जब आए थे राजीव गांधी तो उस समय बीजेपी ने विरोध किया था, और आप जब मोबाइल लेकर आए तो उसके बारे में इनका सवाल है। देखिए, आज अगर राजीव गांधी जी कंप्यूटर और मोबाइल संचार क्रांति न इस देश में लाए होते तो हम एक गांव की शक्ल में होते। ठीक है, हमने इस देश में राजीव गांधी के माध्यम से एक संचार क्रांति दी, और वो मोबाइल ये नहीं पूछता कि भाजपा वाले के पास है कि बसपा वाले के पास है, देश में सबके पास है, और दुनिया में हमारा नाम रोशन हुआ उस संचार क्रांति के माध्यम से। आप अर्थशास्त्री हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश में कई बार नोटबंदी हुई, कई बार रुपए को उपयोग किया गया, लेकिन क्या कभी इस देश में ऐसी नोटबंदी हुई कि 100 लोगों को मरना पड़ा हो या आत्महत्या करनी पड़ी हो? कभी क्या इस देश में ऐसे आर्थिक प्रबंध हुए कि लोग लाखों की संख्या में बेरोजगार हुए हों? कभी इस देश में ऐसा हुआ कि हजारों की लाइन अपने रुपए के लिए हो और पुलिस वाले लाठी बरसा रहे हो? और आप कह रहे हैं हम अर्थशास्त्री, मैं आपसे सहमत हूं। जिस समय कांग्रेस की यूपीए की सरकार जा रही थी, हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन चुका था, आपको ज्ञात होगा। और आप कह रहे हैं कि 14,500 करोड़ रुपए का काला धन मोदी जी लाने के लिए प्रयास कर रहे थे। 13 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया जमा हो चुका है। और कितना आर्थिक नुकसान इस देश को हो रहा है, आंकड़े बताने में सरकार डर रही है। आरबीआई को डायरेक्शन दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, ये आंकड़े जारी न किए जाएं। जो सरकार 40 दिन में 65 निर्णय बदलती हो, क्या यही गुड गवर्नेंस है? 40 दिन में आपने 65 निर्णय बदले। कभी आप तिलक लगाने लगते हैं, कभी काला रंग लगाने लगते हैं। भदौरिया साहब कुछ बोलना चाहे, जवाब इसका देना चाह रहे थे। 2,500, कभी 24,000 और 24,000 लेने जाते हैं। बैंक का मैनेजर धमकी देके चलिए आदमी को भगाता है। चलिए दीक्षित जी, 6 लाख रुपए का 6 लाख करोड़ रुपया लुटा दिया आपने दीक्षित देश जी, में, हो काले गया। धन वाले लूट दीक्षित ले जी, गए। और अब कौन सा जवाब- अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं? ये वही अर्थशास्त्री इसको अच्छा बता रहे हैं जो स्कूल के पीछे जाके पढ़ते रहे होंगे अर्थशास्त्र। चलिए भदौरिया साहब, आप इसका जवाब दे दें। आप मैं एक बात बता दूं, ये कब्जा करने वाले घोटाले वाले इतने घोटाले वाले हैं कि जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो पूरी भारत एक कांग्रेस थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सबने भारत को स्वतंत्र कराया था। लेकिन इन कांग्रेसियों ने अपने नाम पट्टा करा लिया कि हमें भारत को स्वतंत्र कराया, हम ही कांग्रेसी है। सबसे पहले तो इनको कांग्रेसी नाम शब्द हटा देना चाहिए और राजीव गांधी पार्टी बनाना चाहिए, राहुल गांधी पार्टी बनाना चाहिए, इंदिरा गांधी पार्टी बनाना चाहिए। और फिर ये हमें बतावे कि देश में क्या काम किया है। देश में किसानों ने काम किया, नौजवानों ने काम किया, चंद्रशेखर आजाद मर गए, सुभाष चंद्र बोस मर गए, सरदार भगत सिंह मर गए, देश की आजादी करी और खरीद के इन्होंने कांग्रेस अपने जेब में रख ली। अरे भाई शैलेंद्र जी, एक बात समझो, 24,000 में लोग आपको कष्ट है। आज गैस की लाइन खत्म हो गई, यूरिया की लाइन खत्म हो गई, कंट्रोल में लाइन खत्म होने वाली है, और इस लाइन में एक भी गरीब ने लाइन से नहीं कहा कि हम दुखी हैं। चलिए जरा एक फाइनल रिमार्क पे आ जाए। रोमिला जी, एक मिनट। भदौरिया जी, रोमिला जी, पूरा अगर देखा जाए जितनी भी जनता यहाँ मौजूद है उससे एक सीधा सवाल समाजवादी पार्टी का जो निकल कर अभी तक आया है कि आप अपराध मुक्त सरकार देंगी या अपराधी युक्त सरकार देंगी?
अपराधी आपके सरकार को क्यों इतना भाते हैं और आखिरकार कानून व्यवस्था सबसे कमजोर नब्ज आपकी क्यों है? मैंने अभी आपसे बताया कि जो बरसों से एक व्यवस्था थी, उस सिस्टम को सही करने के लिए जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ऐसा प्रयास आज के 60 वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ था, यह जनता जानती है। उत्तर प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए बहुत सारे लोगों को उम्मीदें भी हैं। उन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमने डायल 100 की स्थापना की है, हमने महिलाओं की सुरक्षा हेतु 1090 की स्थापना की है। हम हर थाने में जाओ, थानेदार रिपोर्ट लिखता नहीं है। डायल 100 से 1090 से चीजें नहीं संभलती हैं। समस्या है इकबाल का कि आखिरकार वो पुलिस अपराधियों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती और अपराधियों को टिकट क्यों देते हैं? जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है, मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत एक्शन लिया है और उसमें उन्होंने अपनों को भी नहीं छोड़ा। सुनील जी, आप ये बताइए कि आखिरकार लड़ाई किससे? भाजपा से, सपा से, कांग्रेस से? किससे लड़ाई होगी आपकी? बहुजन समाज पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं। सर्व समाज की नेता बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे दलित समाज हो, हर समाज ने 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया है। ऐसी जगह जगह सोच बन गई है जनता की। उनसे बहुजन समाज पार्टी से कोई नहीं लड़ रहा। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे सरकार बनाने जा रही है। आपको क्या लग रहा है, फाइनल रिमार्क संक्षेप में, लेकिन आपको क्या लग रहा है? जनता आपको वोट देने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे बात आ रहा है कि नोटबंदी कहीं न कहीं आफत की मंदी हो गई, लोग कतार में हो गए, लोग मर रहे हैं, किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया, तो आखिरकार जनता 2017 में क्यों वोट करे? साथ पे आंच नहीं आती है। देश का भविष्य अपने अच्छे प्रधानमंत्री के नाम से होता है। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। ये तीनों, ये आपकी नजर में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन होगा? आपकी नजर में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन होगा? सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कमल के निशान का होगा। ये तो सपा बसपा कांग्रेस आई, चोर चोर मौसेरे भाई। चलिए, सीधे तौर पर जो कानपुर की जनता का जो सवाल है और जिसका जवाब हमने जानने की कोशिश की है, उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक दलों में भटकाव है। समाजवादी पार्टी पर कानून व्यवस्था का सवाल आज भी बरकरार है और सभी पार्टियों को कम से कम अपना विश्वास जनता के बीच में कायम करना पड़ेगा और तभी जाकर जनता भरोसे के साथ 2017 मतदान कर पाएगी। तब की बार किसकी सरकार में कानपुर से बस इतना ही। हमें दी इजाजत, धन्यवाद।